सो क्लास नंबर 8 सेशन नंबर 22-23-24 और आज की जो हमारी क्लास है ये लास्ट क्लास से कनेक्टेड है। लास्ट क्लास में जो चीज़ें हम लोगों ने की थी उसी को ही आज हम मज़ीद जो है वो आगे लेके चलेंगे, क्योंकि वो लास्ट क्लास में कुछ चीज़ें ऐसी थी क्योंकि काफ़ी लेंथी टॉपिक है तो वो कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो आज हम जो है वो इसमें से कुछ चीज़ें और करके इसको कंप्लीट करेंगे। कैपिटल बजटिंग हमने जो है वो लास्ट टाइम शुरू किया था और आपसे कहा था जनाब कि कैपिटल बजटिंग दरअसल जब भी कंपनी कोई प्रोजेक्ट यूज करती है, प्रोजेक्ट लेना चाहती है, कोई इन्वेस्टमेंट करती है, किसी किस्म की प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है या कोई फिक्स एसेट परचेज करती है, तो उस वक्त आपका एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट उस प्रोजेक्ट में होती है। तो ये प्रोजेक्ट की डिसीजंस लेने से पहले पहले आपने बहुत सारी चीजों को फोरकास्ट करना पड़ता है कि आइदर दिस प्रोजेक्ट इज फिजिबल और नॉट, और आपने बहुत सारी चीजों को उसको सामने लाते हुए ये डिसाइड करना होता है कि हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पैसा लगाना भी चाहिए या नहीं चाहिए। तो कोई भी कैपिटल डिसीजन, कोई भी कैपिटल परचेजिंग डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ब्लाइंडली नहीं किया जाता, उसके लिए उसकी प्रॉपर फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो है वो यूज की जाती है। और हमने कुछ इसकी फोरकास्टिंग टेक्निक्स जो है वो लास्ट क्लास में देखी थी, कुछ आज देखेंगे। अगर आपको याद हो तो हमने स्टार्ट किया था पे बैक पीरियड से। पे बैक पीरियड में आपसे बताया था जनाब कि पे बैक पीरियड वो टाइम होता है जिसमें आप अपनी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो रिकवर कर लेते हैं और उसके बाद जो भी पैसा आ रहा होता है वो सारा का सारा हमारे प्रॉफिट का पार्ट होता है। देन वी हैव डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। उसमें हमने ये देखा था कि अगर आप डिस्काउंटेड कैश फ्लोस को सामने रखते हुए अगर आप उसमें पे बैक पीरियड निकालें तो उससे जो पे बैक पीरियड बनता है दैट इज कॉल्ड दी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। द नेक्स्ट वन इज मोहम्मद हसन। The next one is net present value. नेट प्रेजेंट वैल्यूज फ्यूचर कैश फ्लो को आज के टाइम जीरो पे कन्वर्ट करने का नाम है कि अगर आपने कोई फ्यूचर कैश फ्लो किया है या मिलना है तो उसको आज के इन्वेस्टमेंट से कंपेयर करने के लिए हम उसको एक पर्टिकुलर डिस्काउंट रेट से उसको जो है वो डिस्काउंट कर देते हैं और उसकी जो करंट वैल्यू है, करंट प्रेजेंट वैल्यू है उस फ्यूचर कैश फ्लो की, वो फाइंड आउट कर लेते हैं और उससे जो ओवरऑल आंसर हमारे पास आता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर उसके बाद हमने देखा था इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है जनाब? व्हाट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न? IRR, जिसपे एनपीवी जीरो हो जाती है। IRR इज द रेट, IRR is a discount rate at which the NPV of a certain project becomes zero। यानी एक तरह से ये हमारा बेंचमार्क रेट होता है, एक तरह से ये हमारा हर्डल रेट होता है that we have to achieve। जितना ये ज्यादा होगा उतना हमारे लिए जो है वो फिजिबल होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद हमने एक टॉपिक हमारा रह गया था जो हम आज की क्लास में करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है जी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एंड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आज की क्लास में हम इसमें एक चीज और शामिल करेंगे, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के नाम से भी जानते हैं कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उस पर हम कितना रिटर्न जो है वो बना रहे हैं और ले रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और साथ ही साथ मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आप लोगों को जो है वो मैंने करवाया था कंप्लीट डिटेल में। तो कल जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें, या लास्ट वीक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें हम कोई भी स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट लेते थे और उसके हम तमाम डिटेल्स जो है वो फाइंड आउट करते थे। इसके साथ साथ हमारे पास सम टाइम जो आता है वो इस तरह से भी आता है कि हमें किसी प्रोजेक्ट को जो है वो चूज करना पड़ता है, यानी हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और उस ऑप्शन में से आपने जो बेस्ट प्रोजेक्ट होता है उसको आपने क्या करना पड़ता है, चूज करना पड़ता है। सपोज कर ले जनाब कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं ए एंड बी। ए एंड बी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें से हमें इनको चूज करना है, इसमें से कोई एक प्रोजेक्ट। ठीक है जी, इस तरह की कंडीशन को कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स।
ठीक है जी, क्या कहा जाता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप दो में से कोई एक ही प्रोजेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ साइमल्टेनियस काम नहीं कर सकती। अगर ए चूज करेंगे तो बी को रिजेक्ट करना पड़ेगा, बी चूज करेंगे तो ए को रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो सम टाइम हमने दो प्रोजेक्ट्स में से किसी एक प्रोजेक्ट को जो है वो चूज करना पड़ता है। तो उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन बनती है, उसमें हमने उसको दोनों प्रोजेक्ट्स को अपने कैपिटल बजटिंग के फिल्टर से जो है वो गुजारना पड़ता है, और जब वो गुजर के हमारे पास रिजल्ट सामने आते हैं तो उसकी बिना पर हम डिसाइड करते हैं कि विच प्रोजेक्ट टू चूज एंड विच प्रोजेक्ट टू रिजेक्ट। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को क्या कहा जाता है? दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। तो आज की क्लास में हम कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स पे भी जो है वो काम करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहली दफा मुलाकात हो रही है हमारी। सो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के साथ साथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो हमने आज की क्लास में जो है वो देखना है। अच्छा, इससे पहले हम आगे बढ़े, जल्दी से एक दफा जल्दी से रिकैप करते हैं कि अभी तक हम लोग क्या कुछ कर चुके हैं। पेबैक पीरियड, payback period is a capital budgeting refers to time required to recoup the funds expended in an investment or to reach the break even point. ठीक है जी। net present value, net present value is the difference between the present value of cash flows and the present value of the cash flows over the period of time. ठीक है जी, आज की कैश फ्लो में, आज की वैल्यू में और फ्यूचर में जो कैश फ्लो होने वाले हैं उसकी वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द नेट प्रेजेंट वैल्यू। NPV is used in capital budgeting and investment planning to analyze the profitability of projected investment or project. हम NPV को यूज करते हैं अपनी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए कि वो कितनी हमारे लिए फिजिबल है और हमें वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके देती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, internal rate of return IRR is a metric used in capital budgeting to estimate the profitability of potential investment. The internal rate of return is a discount rate that makes the net present value of all cash flows from a particular project equal to zero. ये वो रेट होता है जिसके ऊपर आपकी जितनी भी आपकी जो कैश फ्लोज की जो आपकी एनपीवी आ रही होती है उसका आंसर क्या हो जाता है? आपका जीरो हो जाता है। एआरआर हम आज करेंगे, एआरआर को तो 2 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, अब हमने जो कल लास्ट टाइम जो लास्ट वीक सवाल किए थे और आज के सवाल को हम थोड़ा सा एक डिफरेंट एस्पेक्ट से देखेंगे। एक तो हमने ये वाला एस्पेक्ट देखना है कि विच प्रोजेक्ट टू चूज एंड विच प्रोजेक्ट टू रिजेक्ट। एक हमने ये भी देखना है कि कैश फ्लोज किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो आपको एक इन्वेस्टमेंट दी होती थी और साथ में उसका क्या दे दिया था कि जनाब ये इन्वेस्टमेंट इतने इतने जो है वो रिटर्न्स जनरेट करेगी। हम सिर्फ उसको डिस्काउंट फैक्टर से गुजारते थे, डिस्काउंट करते थे, आंसर निकाल लेते थे। लेकिन अब हम आज की क्लास में एक स्टेप और ज्यादा करेंगे कि हम कैश फ्लोज भी खुद कैलकुलेट करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट कितना प्रॉफिट जनरेट करता है, यानी कि उसको डिस्काउंट फैक्टर से गुजारने से पहले हमें उसका जो रिटर्न है वो क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा कि वो रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। रिटर्न्स कैसे कैलकुलेट होते हैं? अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट की इन्वेस्टमेंट निकालनी हो, इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, सिंपल सी हमारे पास एक तरफ होंगे उस प्रोजेक्ट के रेवेन्यूज और एक तरफ होंगे उस प्रोजेक्ट के एक्सपेंसेस। अगर हमें इसके रिटर्न्स चाहिए तो हम रिटर्न्स जाने के लिए क्या करेंगे? सिंपल, रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस क्या कर देंगे, यानी वो जितना भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो प्रोजेक्ट प्लस उसमें से जो भी आपको अमाउंट और हासिल हो रही है माइनस जो उसके क्या आ रहे हैं? एक्सपेंसेस आ रहे हैं। तो एक्सपेंसेस उसमें से सिंपल क्या कर दिए जाएंगे? माइनस कर दिए जाएंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो प्रोजेक्ट कैश की फॉर्म में कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो हमने आज की क्लास में ये दो काम करने हैं। फर्स्ट, रिटर्न्स को जनरेट करना है। पहले सवाल में, आज के फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको रिटर्न्स कैलकुलेट करना सिखा रहा हूँ। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि रिटर्न्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। आइए एक सवाल पर नजर डालते हैं, फिर आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। मैं कोशिश करता हूँ इसी तरह से मिनिमाइज हो जाएगी। चलिए पहले यहां से पढ़ लेते हैं।
Anu Limited is considering investing in a project which requires an initial investment of $8 lakh. ठीक है जी, जो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटले है, जो हम टाइम 0 पे कर रहे हैं, वो हम कितना कर रहे हैं? $8 लाख पे कर रहे हैं. A net cash inflow of 235 is expected at the end of first year. पहले साल के इख्तिताम के ऊपर आप जो नेट कैश फ्लो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कितना कर रहे हैं? यानी कि इन्होंने आपको बता दिया पहले से कि आपका जो रिटर्न आएगा पहले साल के इख्तिताम पर वो कितना आएगा? 2,35,000 and is expected at the end of first year and it is expected to rise by 10% annually. और हर साल उसमें क्या होता चला जाएगा? 10% का क्या होता चला जाएगा? इजाफा होता है. यानी पहले साल 235, तो अगले साल 235 में हम क्या कर देंगे? 10% क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो उसका रिटर्न आ जाएगा. फिर उसके अगले साल उसमें 10% क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो उसका फिर हमें तीसरे साल का क्या मिल जाएगा? रिटर्न मिल जाएगा. Previous cash flow until the end of year 4. The project is fully complete and has no residual value. 4 साल के बाद जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा तो इसकी कोई रेसिडुअल वैल्यू. व्हाट्स द रेसिडुअल वैल्यू? एनी आइडिया? स्क्रैप वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड रेसिडुअल वैल्यू. क्या होती है जनाब कि जब कोई प्रोजेक्ट हमारे काम का नहीं रहता तो हम उसको क्या कर देते हैं? मार्केट में सेल कर देते हैं और उससे हमें जो पैसे मिल जाते हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड दी स्क्रैप वैल्यू. आगे के सवाल में स्क्रैप वैल्यू को भी हमने डिस्कस करना है कि उसको हम किस तरह से शामिल करेंगे. फिलहाल देयर इज नो स्क्रैप वैल्यू, तो रेसिडुअल वैल्यू बिकम्स 0. At the end of the year 5 and anticipated net cash flow at this time is 20% of the initial investment. और जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो लास्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ आपको कितना मिलेगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट का 20% मिलेगा. यानी कि हमारे जो लाइफ है आपके पास वो इस तरह से चलेगी कि ईयर 1 में आपने रेवेन्यू जनरेट किया, 2 में 3 तरीके उस पर 10% का इजाफा हुआ, तीसरे में उसमें 10% का इजाफा हुआ और चौथे साल में सिर्फ आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना रिकवर हुआ? 20%. Of the extracts from the present value for $1 is given below. आपको मैंने इसका जो है इंटरेस्ट रेट निकालना सिखाया हुआ है कि डिस्काउंट फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं. सिर्फ आसानी के लिए मैंने यहाँ पे खुद डिस्काउंट फैक्टर निकाल के रख दिए हैं. आप अगर इसको चेक करना चाहें तो कैलकुलेटर से कर भी सकते हैं. 1 डिवाइडेड बाय 1.08 अगर आप करेंगे तो आपका जो है वो डिस्काउंट फैक्टर आना शुरू हो जाएगा 5 साल तक का. पहला काम आपसे कह रहे हैं जनाब कैलकुलेट कर लें क्या? पे बैक पीरियड. फिर आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट करें नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट एट द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 8% एंड एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट. Determine the discounted payback period. Explain briefly what do you understand by the internal rate of return of a project. यहाँ पर आपने वो थ्योरी लिखनी होगी एक लाइन की. IRR को आप क्या समझते हैं, क्या होता है? तो just you have to write 2 lines about IRR. Calculate IRR of the project. और फिर क्या निकालना है आपने? इसका IRR निकालना है. चलिए स्टार्ट करें. तो सबसे पहला काम क्या करेंगे सोचिए, बताइए. What do you have to do? सबसे पहले हम कैश फ्लो निकालना पड़ेगा. सबसे पहला स्टेप जो है वो हमारा ये है कि हमें क्या मालूम करना है? अपना कैश फ्लो. चलिए जी कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं. आ जाए जरा सवाल की तरफ वापस. अच्छा जी, इस क्वेश्चन को मैं पिक्चर लेके ग्रुप पे डाल देता हूं ताकि वहां से हम लोगों को आसानी हो और हम आसानी से सवाल में बार बार वापस ना आना पड़े. चलिए मैंने सवाल ग्रुप पे डाल दिया. स्टार्ट करें. चले जी सोच के बताइएगा. कंप्यूटेशन फॉर कैश फ्लो एक हेडिंग डाल रहे हैं आप मेरे साथ साथ. बिल्कुल आपने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ हेडिंग्स के साथ जो है वो काम करना है. तो फर्स्ट हेडिंग इज कंप्यूटेशन फॉर कैश फ्लो. लेट्स डिस्कस दी कैश फ्लोज जो हम जनरेट कर रहे हैं. ईयर कंप्यूटेशन एंड कैश इनफ्लो. ईयर 1 के ऊपर पहले साल आप क्या कर रहे थे? इसमें अगर आपको याद हो आप क्या कर रहे थे? इन्वेस्टमेंट कर रहे थे. कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे?
8,35,000 के हमने इन्वेस्ट, वो हमने ईयर 0 पे किया। पहले साल हमको जो रिटर्न हासिल हुआ वो हमें कितना हासिल हुआ? 2,35,000। अब अगले साल अगर आपको याद हो तो इसमें क्या हो जाएगा? 10% का इजाफा हो जाएगा। तो अब इसके दो तरीके हैं, 2,35,000 का क्या निकाल लें? 10% निकाल लें। मैंने इसको इस तरह से किया कि मैंने 2,35,000 का क्या निकाल लिया? 110%। ठीक है जी। तो अल्टीमेटली आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, और आप अपने तरीके से करना चाहें कि 10% निकाल के वो वैल्यू क्या कर दें, उसके अंदर ऐड कर दें। तो 10% जब आपने इसमें निकाला तो आपके पास वैल्यू आ गई, दैट इज 258,500। अगले साल फिर इसमें कितना इजाफा हो जाएगा? 10% का इजाफा हो जाएगा। तो 258,500 का हमने क्या ले लिया? 10% ले लिया, दैट शुड बी 284,350। ठीक है जी। अगले साल फिर उसमें 10% का इजाफा हुआ, तो 284,350 का हमने लिया 110%, दैट शुड बी 312,785। अब उसने कहा आखिरी साल आपको सिर्फ इनिशियल इन्वेस्टमेंट का कितना मिलेगा? तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारी थी $8 लाख की। तो $8 लाख की जब आपने इन्वेस्टमेंट की तो हमारे पास जो अमाउंट आई दैट इज 1,60,000। तो टोटल कैश फ्लो निकालने के लिए सिंपल क्या कर देंगे, इन तमाम वैल्यूज को ऐड कर देंगे। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिलहाल अगर हम चाहें तो अब इसको डायरेक्टली एनपी यानी कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड के अंदर, क्या पेबैक पीरियड के अंदर इसको पुट कर सकते हैं। चलिए जी, तो आपने रजिस्टर्स के पेजेस को जरा पलटिए, और जहां पर हमने पिछली दफा पे बैक पीरियड बनाया था उसका जरा टेबल जल्दी से निकाल लीजिए, क्योंकि अभी आपने मुझे इसका पे बैक पीरियड निकाल के दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कराया था मैंने पे बैक पीरियड का पूरा एक शेड्यूल। आज की क्लास में ज्यादातर काम आप लोग करेंगे, जैसा जस्ट अ प्रैक्टिस क्लास, तो मैक्सिमम इनपुट आपकी तरफ से आना चाहिए। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे गाइड करने के लिए मौजूद हूँ। जी, मिल गया टेबल आप लोगों को? कितनी हेडिंग्स थी? 3 हेडिंग्स थी। कौन कौन सी? ईयर, कैश फ्लो और, चलेंगे बिस्मिल्लाह करिए। जरा आपने ये शेड्यूल बनाइए सामने रखते हुए कैश फ्लोज को। अगर कोई लास्ट क्लास में नहीं था तो अपने किसी स्टूडेंट के साथ ज्वाइन कर लें ताकि उसको वहां से मिलता रहे इनपुट। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना, 800,000 है ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये टाइम 0 पे लेंगे ना उसको आप। आज आपका मॉर्निंग पेपर था आप लोगों का, कैसा हुआ? कौन सा था? इंटरप्रेट, थ्योरेटिकल था मेरे हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट वीक मेरा पेपर है। और टाइम्स क्या है आपको कुछ पता है? मुझे पता चला है 1:30 से 3:30 है। क्योंकि मैंने अभी सुबह पूछा था, उन्होंने कहा था 1:30 से 3:30 है। ठीक है जी, तो आप लोग भी एक दफा कंफर्म कर लीजिएगा, मैं भी एक दफा कंफर्म कर लूंगा। जिसको कंफर्म हो जाए वो ग्रुप पर डाल दे। अब वैसे आप तो मॉर्निंग में यहीं पर होंगे तो डेफिनेटली वो पता ही नहीं होगा आपको। अच्छा जी, अब हमने थोड़ा सा सिलेबस डिसाइड करना है। आपको मैं पेपर पैटर्न बता दूं। अच्छा वो मुझे याद आ गया कि आप लोगों ने तैयारी करनी है एक हफ्ते के अंदर। अब 1 मिनट जो पहले हमने ये डिस्कस कर लें, मेरे जहन से निकल जाएगा फिर मैंने पेपर क्या बनाया है। अच्छा जी, टोटल आपने करने हैं 5 सवाल विदाउट एनी चॉइस। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है वैल्यूएशन ऑफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज से, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 था। ठीक है जी, एक सवाल इससे छोटा सा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने वैक कैलकुलेट करना है। ठीक है जी,
ये हो गया चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 3 जो है दैट इज फ्रॉम रिस्क एंड रिटर्न्स। ठीक है जी, कैपिटल मॉडल और इंडिविजुअल स्टॉक रिस्क बीटा, 3 चीजें हैं इसके अंदर। बीटा कैलकुलेट करना, कैपिटल मॉडल और इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिस्क और रिटर्न्स। क्वेश्चन नंबर 4 जो है यह है रेशियो एनालिसिस। ठीक है जी, बैलेंस शीट तैयार करनी है रेशियो की मदद से। ठीक है जी, मिसिंग वैल्यूज, मिसिंग वैल्यूज नहीं चाहिए जैसे आप लोग हैं, मिसिंग वैल्यू चाहिए या सिंपल रेशियो कैलकुलेशन चाहिए? मिसिंग वैल्यू दे दूं, चल है। और 5 में हमारे पास है एनपीवी, आईआरआर, पे बैक पीरियड, एमआईआरआर, एक रह गया पीआई। ठीक है जी, ये वाला टॉपिक शामिल नहीं है, स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट होगा, उसी का जो है वो आपने सारी चीजें क्या करनी पड़ेंगी, मालूम करनी पड़ेगी। MIRR, NPV, IRR, PVP, MIRR और PI, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ARR, और ये चीजें इसमें शामिल नहीं है। जो हम आज जो हम कर रहे हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमारा जो है वो 5 चैप्टर हैं, 5 सवाल होंगे छोटे छोटे से, 2 घंटे में आपने करने हैं विदाउट एनी चॉइस। तो चैप्टर नंबर 1 जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स था वो हमने शामिल नहीं किया, वो ज्यादा थ्योरेटिकल चैप्टर था पूरा का पूरा, तो वो हमने शामिल नहीं किया। बाकी जितने चैप्टर हैं चैप्टर नंबर 7 तक वो सारे के सारे जो है वो इसमें शामिल हैं। और उसका क्वेश्चन में अब आपने सिंपल, आपने बड़ा आसान प्लान कर लिया कि एक दिन में एक चैप्टर आपने क्या करना है, कंप्लीट करना है। रिस्क एंड रिटर्न थोड़ा लेंथी है, 2 पार्ट्स में है, तो उसके लिए 2 दिन रखिए। बाकी सब चीजें जो है IRR वगैरह इसके लिए 2 दिन रखिए। हर चैप्टर को आपने 1 दिन देंगे तो बड़ी आसानी से जो है वो आपकी तैयारी संडे तक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है, अपने फ्रेंड्स को भी बता दीजिएगा जो आज क्लास में नहीं है। थ्योरी कुछ भी नहीं है, 100% न्यूमेरिकल, बिल्कुल नो थ्योरी एट ऑल। ठीक है जी, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले और आप न्यूमेरिकल में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। मैं समझा दोबारा से? नहीं, कुछ भी नहीं, बस वो कंक्लूजन जहां देना है वो तो देना है ना। अब कंक्लूजन अगर कहीं पूछ रहे हैं कि जी आइदर यू वांट टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट, तो वो तो डेफिनेटली आपने अपने वर्ड्स में लिखना है, या फिर आपने ये लिखना है कि जनाब स्टॉक इज ओवर वैल्यूड या स्टॉक इज अंडर वैल्यूड। तो जहां कंक्लूजन पूछा जाएगा वो तो आपने डेफिनेटली देना है, बट डेफिनेशन वाइज हमने कुछ भी जो है वो शामिल नहीं किया, सिर्फ आपको बेनिफिट देने के लिए कि आप मैक्सिमम जो है वो न्यूमेरिकल्स की तैयारी करें, थ्योरी पे फिलहाल इतना फोकस ना करें। स्टार्ट करें जनाब, आइए। तो नेक्स्ट हमने जनाब आपको दिया था कि आप पे बैक पीरियड निकालेंगे इसका। तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए आपने 3 कॉलम बनाए होंगे, ईयर, कैश फ्लोज और एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज। ईयर आपने स्टार्ट किया होगा टाइम 0 से, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, और ये हमारे क्या थे, इसके कैश फ्लोज थे जो हमने पिछले क्लास से आपने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किए। 1 बाय 1 करके इसको हमने स्टार्ट किया। -800 प्लस 235 565 प्लस 258 306 500 प्लस 284 350 22150 प्लस 312 785। अब यहां से नेगेटिव एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो ये पॉजिटिव हो जाएगा। चलिए जी, वैसे मेरे यहाँ तो होना नहीं चाहिए। 306 500 प्लस 284 350 कैसे होगा यार, इम्पॉसिबल सी बात है। ये नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है, पॉजिटिव वैल्यू कम है, कैसे हो जाएगा पॉजिटिव? ये नेगेटिव में ही रहेगा, करके देख लो। माइनस का 306 500 प्लस 284 350, दैट इज नेगेटिव 22,150। अब यहां से वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगी। तो ये हो जाएगी पहली वैल्यू पॉजिटिव 290 635 प्लस आपने किया 160, दैट द फाइनल कैश फ्लो इज 450 635।
तो यहां तक आके आते हैं आपने जो है वो अपना जो एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो है वो तैयार कर लिया। फॉर्मूला आपको लास्ट टाइम बताया था मैंने, ईयर एट लास्ट नेगेटिव कैश फ्लो, वो ईयर जिसके ऊपर आखिरी नेगेटिव कैश फ्लो है वो कौन सा ईयर है? नेगेटिव कैश फ्लो यहां पर है थर्ड ईयर में, ठीक है, थर्ड ईयर के ऊपर आपका जो है वो नेगेटिव कैश फ्लो, आखिरी जो कैश फ्लो है वो यहां पर है 3 इयर्स। लास्ट नेगेटिव कैश फ्लो की वैल्यू है कितनी? 21,150 डिवाइडेड बाय नेक्स्ट पॉजिटिव कैश फ्लो दैट इज 312,785 मल्टीप्लाई बाय 365 which shows the number of years। तो ये हो जाएगा 3 years प्लस 22,150 divided by 312,785 multiplied by 365, that should be 3 years and 26 days। तो आपका जो पे बैक पीरियड बनता है that is 3 years and 26 days। तो इसकी जरा प्रैक्टिस करिएगा, कुछ मिस कर गए थे आप लोग, एक दो चीजें इसके अंदर। ठीक है जी, डन। एनी क्वेश्चन यहां तक बताइए, कोई सवाल? ओके जी, नेक्स्ट ऑफ सवाल पे जरा वापस चलते हैं। पार्ट बी कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ओके, लेट्स स्टार्ट पार्ट बी। Can it calculate the net present value? You have to calculate the net present value of the project at the company's cost of capital is 8%। डिस्काउंट फैक्टर को 3-4 नाम से पुकारा जाता है। It is called discount factor, it is called cost of capital, it is called capitalization rate, it is also called hurdle rate। काम एक ही है कि आपने उसको डिस्काउंट कितने से करवाना है? 8% से करवाना है। And advise the directors whether the project is acceptable or not। एनपीवी की बुनियाद के ऊपर आपने फैसला करना है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा। चलिए जी, अपने रजिस्टर की तरफ पेज पलटिए और जहां पर हमने एनपीवी का शेड्यूल बनवाया था वो जरा अपने सामने लेकर आइए कि उसमें हमारे पास कौन कौन से कॉलम्स थे और उसको हमने किस तरह से सेट किया था। शाबाश, पेज टर्न ओवर्स, प्रीवियस क्लास में जाइए, जरा एनपीवी का शेड्यूल निकालिए। जी जनाब, कितने कॉलम्स हैं? 4 कॉलम्स है। कॉलम्स के नाम बताइए। शाबाश, ईयर है, कैश फ्लो है, डिस्काउंट फैक्टर है और एनपीवी है। चलिए बिस्मिल्लाह करिए। 8% का रेट है। रेट मैंने आपके सामने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। एग्जाम में ये रेट गिवन नहीं होगा, ये खुद कैलकुलेट करना होगा। जिनको नहीं आ रहा मैंने आपको बता भी दिया था, सिंपल सा फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1.08। उठाइए कैलकुलेटर, जल्दी से डालिए। 1 डिवाइडेड बाय 1.08 आंसर क्या आता है? 0.926। रूल ही बता दिया था, पॉइंट के बाद 3 नंबर लेने हैं और राउंड ऑफ नहीं करना। बस ठीक है, वो मैंने यहाँ पे खुद कर दिया राउंड ऑफ, इसीलिए मैंने खुद दे दिया आपको रेट कि आप मेरा वाला रेट यूज करें। ये तो बात की बात है, जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी फिलहाल हम वी आर वर्किंग ऑन 8%, क्योंकि आईआरआर के लिए हमने डिसाइड किया था कि हम स्प्रेड कितना रखेंगे, 10 का। तो मैंने भी 10 के लिए वो आईआरआर में इसको काम आएगा फिलहाल।
एनपीवी को बेस करते हुए अगर आपने डिसाइड करना है कि दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल और नॉट, तो सिर्फ उसका एक ही जो है वो रूल है, एनपीवी मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव एनपीवीज एक्सेप्ट की जाती हैं, नेगेटिव एनपीवीज रिजेक्ट की जाती हैं। कैसे किया होगा जनाब, आइए जरा देखते हैं आप लोगों ने आंसर कैसे निकाला इसका। ठीक है जी, हमारे पास ईयर आ गया, कैश फ्लोज आ गए हमारे पास, सारे के सारे हमने कैश फ्लोज डाल दिए। उसके बाद आपने डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया। फर्स्ट ईयर के लिए डिस्काउंट फैक्टर इज 1, बाकी तमाम ईयर्स के लिए डिस्काउंट फैक्टर आपको गिवन था। सिंपल आपने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 8 लाख ऑफ दिस, दीज आर दी वैल्यूज, यही आ रही है आपकी भी। तो जब आपने इसको कैलकुलेट किया तो आपका आंसर आया होगा 203,776। So on the basis of the positive NPV, we have decided that this project is acceptable. तो आपने सिंपल वहां पे एक सेंटेंस लिखना होगा एग्जाम में, जनाब NPV पॉजिटिव है इसलिए इस प्रोजेक्ट को क्या किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। Now the next one is discounted cash flow payback period। हालांकि सवाल का ये हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि एग्जाम में आएगा तो इसकी थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो जरा सा आपने दोबारा से कैश फ्लोज को उठाइए और फिर से जरा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड जो है वो मालूम करिए और देखें कि आपके पास क्या आंसर आता है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। सिर्फ उसमें डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेने, नहीं वो तो हमने ले ली ना, या ये वाले कैश फ्लो उठाइए सारे। हाँ 8% पे ये आप अपने कैश फ्लो उठाइए। पहले आपने नॉर्मल कैश फ्लो उठाए हुए थे ये वाले, लेकिन अब आपने कौन से कैश फ्लो उठाने जिसपे हम डिस्काउंट से जिसको गुजार चुके हैं, जिसको हम फिल्टर लगा चुके हैं। तो द प्रोसेस इज सेम, जस्ट यू हैव टू पिक द कैश फ्लोज यानी कि रिलेटेड टू द डिस्काउंटेड फैक्टर। तो जो डिस्काउंट हो चुके हैं उसको आपने सामने रखते हुए क्या करना है, उसको करना है। बनाइए दोबारा 3 कॉलम बनाइए, ईयर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो एंड डिस्काउंटेड एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। जहां पे पहले कैश फ्लो था वहां पे सिंपल क्या हो जाएगा, शाबाश, लास्ट में हुआ भाई ये कुछ कहीं कहीं पे की हुई है। ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं तोड़ सकता हूँ, आप तो नहीं तोड़िएगा। आपको जो फिक्स, इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है यार, ठीक है मैंने कर दिया, ठीक है गलती हो गई मुझसे गलती हो गई मुझसे, आइंदा नहीं करूंगा मैं दिस काम। क्वेश्चन की जरूरत क्या है, बस ये वाली वैल्यूज उठाओ और इससे डिस्काउंटेड फैक्टर निकालो। आपका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड वही वाले 3 कॉलम बनाए, ईयर, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, डिस्काउंटेड एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो, यानी सेम ये वाला कॉलम बनेगा। फर्क सिर्फ ये है कि जहां पर कैश फ्लो ले रहे थे वहां पर अब कौन से कैश फ्लोज ले लेंगे, डिस्काउंटेड कैश फ्लो ले लेंगे, और जहां पर एक्यूमुलेटेड आ रहा था वहां पे क्या आ जाएगा, डिस्काउंटेड एक्यूमुलेटेड कैश फ्लो। ये वाली फिगर्स जो है ये रिप्लेस हो जाएंगी नई वाली वैल्यूज से। आइए देखते हैं आप लोगों ने इसको कैसे किया है। सेम प्रोसेस, ईयर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज और एक्यूमुलेटेड कैश फ्लोज। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये था कि जहां पर हम ओरिजिनल वैल्यूज ले रहे थे कैश फ्लो की, अब वहां पर डिस्काउंटेड वैल्यूज ले रहे हैं। डिस्काउंटेड वैल्यूज में डाला आपने, इसको एक्यूमुलेट किया और फिर अपना वही फॉर्मूला दोबारा अप्लाई किया, 3 years and 214 days. So your answer is now a little bit increased due to the discount factor. पहले ये था 3 years 26 days, और अब जब हमने इसको डिस्काउंट फैक्टर से इसको डिस्काउंट कराया तो नाउ इट बिकम्स 3 years and 214 days. ठीक है जी, डन। ये हमने यहीं से लिया है सारे एनपीवी वाले, ठीक है। तो बस अब जहन में ये रखना है कि जब कभी भी पे बैक पीरियड पूछेंगे तो ओरिजिनल वैल्यू से सॉल्व करना है, और जब कभी भी डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड पूछेंगे तो जो डिस्काउंट फैक्टर से जो निकल कर आ रहा है आपके पास वैल्यू, उससे आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तरीका दोनों का जो है वो
सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। So that is the third part, that is discounted payback period. Now the last part is internal rate of return. Internal rate of return के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। जी जनाब, जरा पेज टर्न करें अपने पुराने, शाबाश। IRR का एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, बिल्कुल, RA plus NA is a net present value at the rate of A। अब आपको क्या चाहिए इसके अंदर, अब आपको इसमें दो डिस्काउंट रेट चाहिए। एक ऐसा डिस्काउंट रेट जिस पर आपकी एनपीवी क्या आ रही हो, पॉजिटिव आ रही हो, वो हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। किस रेट के ऊपर, 8% के ऊपर। फिर हमने ये भी डिसाइड किया था कि हमें एक ऐसा डिस्काउंट रेट चाहिए जिस पर एनपीवी क्या आ रही हो आपकी, नेगेटिव आ रही। वो रेट हमने रैंडमली खुद चूज करना है, ट्रायल एंड एरर मेथड से हमने खुद चूज करना है विद द स्प्रेड ऑफ 10। तो अभी हम एक मेथड पहले ही चूज कर चुके हैं 8%, तो हमारे पास दूसरा स्टैंडर्ड खुद ब खुद आ जाएगा, दैट शुड बी 18%। तो 18% का आपने डिस्काउंट रेट अप्लाई करते हुए फिर से आपने जो है वो एनपीवी मालूम करनी है। आपकी आसानी के लिए मैंने 18% का डिस्काउंट रेट पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा, खुद करना पड़ेगा आपने, सिर्फ टाइम बचाने के लिए। ये बना हुआ 18% में आपने यही वाला लेना है, ठीक है। चलिए बिस्मिल्लाह करिए। और 10% वो सवाल में गिवन था, उस सवाल में जो रेट ऑफ रिटर्न गिवन था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो कितना गिवन था, 10%। यहाँ पे कितना गिवन है, तो 8% से जो स्प्रेड बनता है वो कितना बनता है फिर जाके 18 का। तो हमने एक 8 पे कर लिया, दूसरा हम किस पे कर रहे हैं, 18 पे कर रहे हैं। चलिए जी, दोबारा गुजारिए कैश फ्लो को 18% से एंड फाइंड आउट द वैल्यू। देखते हैं नेगेटिव एनपीवी आती है या नहीं आती। पहला टास्क तो ये है कि नेगेटिव एनपीवी आनी चाहिए, उसके बाद फिर हम आईआरआर पे जाएंगे। चलिए देखते हैं आप लोगों ने एनपीवी क्या निकाली, इसकी नेगेटिव एनपीवी। ये तो 18% से हो गया था। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज 8% से हमारे पास पहले से हुआ हुआ है। 18% से जब हमने किया तो जो हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी दैट इज 203,776, और जो हमने 18% से निकाली तो ये मेरे पास आ रही है 11,460। ठीक है जी, तो इसका मतलब आपको दोनों एनपीवीज पता चल गई, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब आप इसको जो है वो इंटरपोलेशन वाले फॉर्मूले में डालेंगे। फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, IRR इज इक्वल्स टू RA plus NPV of A divided by NPV A minus NPV B, RA minus RB। चलिए जी डालिए जरा इसमें फॉर्मूले के अंदर, देखें जरा आपका IRR क्या आता है। 17.4 A का आंसर आ रहा है। IRR आपने लिया 8%, 203,776 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू। IRR बनाया आपने, तो मेरे हिसाब से IRR आ रहा है 17.4 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है जी, डन हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन? सो हमने अपने जो चारों टॉपिक्स थे वो हमने एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लिए। पे बैक पीरियड करवा दिया आपको, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड करा दिया, एनपीवी करा दिया और IRR भी करवा दिया। ठीक है जी, चले अब आगे चलते हैं, जरा सा एक सवाल और बनाते हैं, लेकिन इस सवाल में और प्रीवियस वाले क्वेश्चन में जरा सा फर्क है। और वो फर्क ये है, जिसमें आपको सुबह भी कहा था कि अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे तो उसमें हमने रिटर्न्स बने बनाए मिल गए थे, लेकिन अब हमें रिटर्न्स क्या करने पड़ेंगे, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। यानी जो कैश फ्लो है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक स्टेप जो हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो आइए जरा सवाल समझते हैं और फिर उसके बाद आपसे इसको सॉल्व करवाते हैं। अच्छा जी, ये आ गया सवाल।
ग्रुप पे भी डाल देता हूं, पहले मेरे साथ समझ लें। The directors of a clothing company are proposing to manufacture coats. ठीक है जी, सर्दियों का सीजन आ रहा है तो कोट्स बनाना है इनको। They anticipated that the coats would stay in fashion for the next 4 years. अगले 4 सालों तक ये कोट जो है फैशन में रहेगा। This would require the purchase of additional equipment at a cost of 2,50,000, which would be scrapped after 4 years. इस कोड को बनाने के लिए हमें एक स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होगा और वो इक्विपमेंट जो है वो कितने का है? 2,50,000 का। दैट इज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट, योर इनिशियल आउटले जो आप इस प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 साल इसकी लाइफ होगी और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? स्क्रैप हो जाएगा। Sales are expected to be 4,000 coats in year 1. पहले साल जो आपके कोट सेल होंगे मार्केट में वो कितने सेल होंगे? 4,000. In year 2 and year 3, the expected number of coats sold will be increased by 10% on the previous year. यानी पिछले साल जितना हमने सेल किया था उसमें 10% का क्या आ जाएगा? इंक्रीज आ जाएगा। यानी ईयर 2 में कितने कोट सेल होंगे? 4,400। पहले साल 4,000 किए थे, 10% ले लेंगे 400 हो जाएगा, तो अगले साल कितने करेंगे? 4,000। फिर इसी तरह से अगले साल फिर दोबारा उसमें 10% का क्या आ जाएगा? इजाफा हो जाएगा। बट फॉल टू 3,500 इन ईयर 4। लेकिन चौथे साल में जाके कोर्स की जो सेल है वो कम हो जाएगी और वो सिर्फ हम कितना सेल कर पाएंगे? 3,500। द सेलिंग प्राइस ऑफ द कोर्स विल बी $80 इन ईयर 1। पहले साल जो हमने इसकी सेल प्राइस रखी है वो हमने क्या रखी है? $80, $90 इन ईयर 2 एंड ईयर 3। दूसरे और तीसरे साल इसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी? 90 एंड $75 इन द फाइनल ईयर। और आखिरी साल जाके इसकी प्राइस कम हो जाएगी और इसको हमने कितने में सेल करना होगा? $। अब आपने देखें यहाँ पे पहले क्या जनरेट करना है? रेवेन्यू जनरेट करना है। अब आपके रिटर्न्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, रिटर्न्स का फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। तो पहले तो हमने क्या काम करना है? इसके रेवेन्यूज कैलकुलेट करने हैं 4 सालों के। वेरिएबल कॉस्ट विल बी 65 पर कोट फॉर ईयर 1 एंड 2। कोड बनाने की कॉस्ट कितनी है? $65। तो ये उसकी आ गई ओरिजिनल कॉस्ट के, ये तैयार 65 में होगा और मार्केट में बिकेगा कितने में? 80 में। तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? प्रॉफिट पता चल जाएगा, रिटर्न पता चल जाएगा, कैश फ्लो पता चल जाएगा। राइजिंग टू $70 इन ईयर 3 एंड ईयर 4। और 65 से बढ़कर इसकी कॉस्ट 3 और 4th ईयर के लिए कितनी हो जाएगी? $70 हो जाएगी। The company cost of capital is 10%. That is your discount factor. 10% के हिसाब से आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्काउंट फैक्टर यहाँ निकाल के दे दिया है। The discount factors are, ये आ गए आपके डिस्काउंट फैक्टर। अच्छा जी, इसको हम करते हैं ऊपर। करना क्या जनाब? आपने करना है 4 काम इसके अंदर। कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर। आपकी आसानी के लिए मैंने आंसर भी लिख दिए हैं। पहले साल का आना चाहिए 60,000, दूसरे साल का 1,10,000, तीसरे का 96,800 और चौथे का कितना आना चाहिए? 17,500। कैलकुलेट अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ये आपको मैं करवाऊंगा। कैसे निकालते हैं? कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल। आपका आंसर आना चाहिए 19,950। एडवाइज द डायरेक्टर्स वेदर दे शुड प्रोसीड विद द प्रपोजल। ऑब्वियसली क्योंकि एनपीवी क्या है? नेगेटिव है, तो आपको प्रोजेक्ट क्या करना पड़ेगा? चलिए अपने आप को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लीजिए, यूं करके घूम जाइए और एक ग्रुप एक्टिविटी करें और इस सवाल को जरा सा जो है वो सॉल्व करें। शाबाश, जल्दी से। हमारे पास जो है तकरीबन इस वक्त 10 मिनट अभी लीजिए, तो पार्ट 1 तक तो आइए, फिर उसके बाद बाकी फिर ब्रेक के बाद करते हैं। मेक अ ग्रुप ऑफ 4, ज्यादा नहीं, 4 से ज्यादा नहीं, और ग्रुप इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। एक अच्छा बच्चा 3 बुरे बच्चों के साथ तो आपके ARR हो गया, बाकी हो गया ये। चलें अपने आंसर इस दफा कंफर्म करते हैं और फिर उसके बाद फिर ARR को सॉल्व करते हैं। तो जनाब सबसे पहले आपने जनाब क्या किया है कि आपने वर्किंग शो की होगी। मैंने कुछ वर्किंग इस तरह से शो की है। एक तरफ मैंने ले लिया कैश इनफ्लो, एक तरफ ले लिया कैश आउटफ्लो। इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस क्या बना दिया मैंने? नेट कैश फ्लो। तो पहले आपने देखा वर्किंग में कि आपने जो कोड तैयार किए थे वो आपने किए थे 4,000 कोड्स और ईच कॉस्ट थी 800
तो इसका जो टोटल कैश इनफ्लो होगा दैट इज 3,20,000. Similarly, the next one is 4,400 into 90, that is 3,96,000. The next one is 4,840 into 90, that is equals to 435,600. And finally फिर उसके बाद एकदम से इसकी प्रोडक्शन फॉल हुई थी और हम आ गए थे 3,500 से 75 के रेट के ऊपर. तो टोटल जो कैश इनफ्लो हुआ वो हुआ 262,500. उसके बाद इसका कैश आउटफ्लो जो था वो हमने देखा था कि पहले साल जो इसकी प्राइस थी वेरिएबल कॉस्ट थी दैट इज 65, दैट इज इक्वल्स टू 2,60,000, 2,86,000, 338,800 और इसी तरीके से 245,000. The net cash flow is the difference between inflow and outflow. दोनों का जो डिफरेंस है वो इसका जो है वो नेट इफेक्ट आ जाएगा. तो फर्स्ट वन इज 60, नेक्स्ट वन इज 1,10,000, नेक्स्ट वन इज 96,800 एंड द फाइनल वन इज 17,000. तो यहाँ पर वो मैंने आंसर्स भी जो है वो आपके मेंशन कर दिए थे कि ये आपके जो है वो आंसर्स हैं. अच्छा जी, अब हम करने जा रहे हैं ARR, दैट इज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IRR एंड ARR? पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं. IRR तो हमने पहले भी कहा था कि IRR इज बेसिकली अ बेंचमार्क जिसके ऊपर आपको जो है वो NPV क्या मिलती है, 0 मिलती है. ARR बेसिकली द प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आप प्रोजेक्ट से उठाते हैं, जो प्रॉफिट आप प्रोजेक्ट से अर्न करते हैं, दैट इज बेसिकली द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. के ओवरऑल हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हुए, दैट इज बेसिकली द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न. सो the formula of ARR is very simple, that is average profits divided by average investment multiplied by 100 in order to convert it into the percentage. यानी अपने एवरेज प्रॉफिट को एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 100 से. ठीक है जी, डन हो गया. अब हमें दो चीजें चाहिए, एक हमें चाहिए एवरेज प्रॉफिट, एक हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट. एवरेज प्रॉफिट सिंपल सी बात है, हमने जो प्रॉफिट अर्न किया है 284,300, ये कितने सालों में अर्न किया है? तो अगर हमें एवरेज निकालना हो तो हम सिंपल क्या करेंगे कि इस प्रॉफिट को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द एवरेज प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट निकालेंगे. एक मिनट रुक जाए. प्रॉफिट इज प्रॉफिट माइनस डेप्रिसिएशन, क्योंकि एसेट जो होगा वो डेफिनेटली क्या करेगा, 4 सालों तक डेप्रिशिएट भी होगा. तो ये तो हमारी टोटल सेल से जो प्रॉफिट था वो था. अब इसमें से हम इसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे. अगर आपको याद हो डेप्रिसिएशन में कहा था कि स्क्रैप वैल्यू बिकम्स 0. कितनी इन्वेस्टमेंट की थी हमने? 2,50,000 की इन्वेस्टमेंट की थी, 4 साल में एसेट स्क्रैप हो गया था. इसका मतलब, और स्क्रैप वैल्यू 0 थी, इसका मतलब कोई भी रिटर्न नहीं मिला. जितना का एसेट था सबका सब क्या हो गया, खर्च. तो हमने क्या किया कि हमने 284,300 जो हमारा रिटर्न था उसमें से हमने माइनस कर दिया 2,50,000 जो उसकी डेप्रिसिएशन थी. 4 साल का एसेट था, 4 साल में पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो गया. दैट इज 2,50,000 डिवाइडेड बाय 4. तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट इज 8,575. यानी आप 4 सालों के अंदर जो एवरेज प्रॉफिट जनरेट करेंगे इस इन्वेस्टमेंट से, दैट इज 8,575. अच्छा जी, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या है जनाब? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस दी स्क्रैप वैल्यू. 2.5 लाख रुपए हमने लगाए थे, स्क्रैप वैल्यू इज 0. तो इसका मतलब टोटल जो हमारी इन्वेस्टमेंट हुई है वो 2.5 लाख रुपए की हुई है. और फिर उसको हमने क्या कर देना, डिवाइडेड बाय 2, ताकि आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट पता चल जाए कि हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है. तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इज 2,50,000, स्क्रैप वैल्यू इज 0, डिवाइडेड बाय 2. तो एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगी आपके पास 1,25,000. Let's put it formula in the main formula. Average profit is 8,575. Average investment is 1,25,000. 8,575 को हमने डिवाइड किया 125,000 से. So we got the average rate of return, that is accounting rate of return 6.86%. ये प्रॉफिट हमको
6.86% का जो है वो रिटर्न क्या करता है, प्रोवाइड करता है. So that's how you prepare and find the accounting rate of return. Accounting rate of return, that is ARR, is calculated with a very simple formula: average profit divided by average investment multiplied by 100. और मैंने आपको इसकी सारी कैलकुलेशन सिखा दी. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट में से डेप्शन क्या कर देंगे, उसकी माइनस कर देंगे, एंड देन उसके बाद उसको कंप्लीट तरीके से सॉल्व कर लेंगे. उसके बाद आपने निकालनी थी एनपीवी. कॉपी करने इसको जल्दी से 2 मिनट में, फिर आगे चलते हैं. ठीक है, डन. ओके, नेक्स्ट वन इज, आपने पहले ही कैलकुलेट करके निकाला हुआ है एनपीवी, दैट इज द नेट प्रेजेंट वैल्यू. ईयर 0 के ऊपर आपने 2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट की, फिर आपने रिटर्न्स कैलकुलेट कर लिए, डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया, तो द नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके पास आई होगी नेगेटिव में 19,950. बिकॉज द एनपीवी इज नेगेटिव, सो वी हैव टू रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. हम इस प्रोजेक्ट को किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है जी, डन हो गया. एनी क्वेश्चन यहां तक बताइए, कोई सवाल, कोई चीज, कोई पॉइंट समझ में ना आया हो. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द लास्ट क्वेश्चन. आज बस यहीं पे खत्म करेंगे क्लास हम एक छोटे से सवाल के ऊपर. लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3. वैसे ग्रुप में हो जाएगा, ग्रुप में कर लीजिएगा सॉल्व इसको. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. यहां पर हमने जो बात की थी कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट क्या करना है, आपने सिलेक्ट करना है. दैट इज द म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जिसमें आपको 2 प्रोजेक्ट्स गिवन होते हैं और उसमें से आपने एक प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट करना होता है. आइए जरा सवाल को पहले पढ़ते हैं एंड देन उसके बाद जो है वो इसको डिस्कस करते हैं. द डायरेक्टर्स ऑफ ड्रेक प्राइवेट लिमिटेड wish to invest in a new production plant and the must choose between project बाबा and काका. ठीक है जी, 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, जो इनके पास आए हैं, प्रोजेक्ट बाबा एंड प्रोजेक्ट काका. In each case, the investment will be financed with the bank loan. दोनों ही केसेस में इनको क्या लेना पड़ेगा, बैंक लोन लेना पड़ेगा. फॉर द फुल अमाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट, जितने का प्रोजेक्ट होगा उतना आपने लोन लेना है. This will be received in full on the day of the plant is purchased. ये लोन आपको उसी दिन मिलेगा जिस दिन आप प्लांट क्या करेंगे, परचेज करेंगे. The loan will be repaid in full in a single payment at the end of the year 5. हम इसका मतलब कोई इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं करेंगे, सारा का सारा लोन एक ही दिन क्या कर दिया जाएगा, 5 साल के बाद क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा. However, interest is payable throughout the useful life of the plant at the rate of 10% per annum. लेकिन आपको हर साल जो है उस पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि जो टोटल लोन था उसका क्या होगा, 10% होगा. The following information is available for project Baba. Cost of the production plant is $2 lakh. इसका मतलब सारा का सारा आपने लोन कितना लिया है, आपने $2 lakh लिया है. Cost of capital, that is your discount factor, is 10%. Depreciation करनी है आपने 30% reducing balance से. जी जनाब, कुछ याद है रिड्यूसिंग बैलेंस? 2 तरह के मेथड होते हैं, एक कहलाता है स्ट्रेट लाइन और एक कहलाता है रिड्यूसिंग बैलेंस. रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या हो रहा होगा जनाब,
कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो बुक वैल्यू पे चार्ज की जाती है। कैसे, आइए जरा देखते हैं। बिल्कुल सही। पहला साल एसेट की कॉस्ट कितनी थी? 2 लाख, और इसको आपने डेप्रिशिएट करना है कितने परसेंट से? 30% से। तो हमने क्या ले लिया, 2 लाख का 30% कितना हो जाता है ये? 60,000। अगले साल में जब हम जाएंगे तो इसकी बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 लाख में से 60,000 हमने क्या कर दिए? माइनस कर दिए। तो दैट शुड बी 1,40,000, और इसका अब आप क्या लेंगे? 30%। ये आपका डेप्रिसिएशन आ रहा है साथ साथ। तो दैट शुड बी 42। थर्ड ईयर पे आएंगे, 140 में से 42 निकल जाएगा, कितना बना? 98,000 का आपने लेना है 30%। इसी तरह से ये 4 और 5 साल तक चलेगा, क्योंकि एसेट की जो लाइफ है वो कितनी है? 5 साल है। तो आपने 5 साल की डेप्रिसिएशन निकालनी पड़ेगी। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए जरूरी है कि हमें डेप्रिसिएशन चाहिए होती है। रेवेन्यू इन ईयर 1 इज 1,10,000। ठीक है जी। जो पहले साल का रेवेन्यू है वो कितना है? 1,10,000। डायरेक्ट कॉस्ट इन ईयर 1 इंक्लूडिंग ऑफ द डेप्रिसिएशन इज 40,000। Revenue each year will be 5% higher than the year before. हर साल रेवेन्यू में 5% का क्या होता रहेगा? इजाफा होता रहेगा। कॉस्ट ईच ईयर विल बी 3% हायर द ईयर बिफोर। और कॉस्ट में कितना कितना इजाफा होता रहेगा? 3%। तो जैसे भी पिछले सवाल में हमने इनफ्लो और आउटफ्लो कैलकुलेट किए थे, बिल्कुल इसी सवाल में भी आपको वैसे ही इनफ्लो और आउटफ्लो क्या करने हैं? कैलकुलेट करने हैं। डिस्काउंट फैक्टर आपको दे दिए 10% के हिसाब से भी, 20% के हिसाब से भी। कंप्लीट द टेबल फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन टू कैलकुलेट द नेट कैश फ्लो फॉर ईच ईयर एंड द टोटल प्रोजेक्ट ऑफ बाबा। सिर्फ आपने किसका मालूम करना है? उसके बाद आपसे कह रहे हैं कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट बाबा, कैलकुलेट द अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एंड कैलकुलेट द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। काका के साथ क्या करना है वो आपको मैं 2 मिनट के बाद बताता हूँ। ये वही ना, रिटर्न जो माइनस करने होते हैं, इनफ्लो और आउटफ्लो। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो इसमें क्या है? शामिल है। तो इसका मतलब आप सिंपल क्या कर देंगे, उसमें से उसको माइनस कर देंगे 40,000, तो आपको पहले साल का क्या मिल जाएगा? रिटर्न पता चल जाएगा। लेकिन जब आप ARR निकाल रहे होंगे, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो फिर उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी? डेप्रिसिएशन की वैल्यू चाहिए होगी। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करें। कैश फ्लो बनाए, शाबाश, जल्दी से ग्रुप में हो जाए, 3-3 4-4 हो जाए, शाबाश, एक साथ, ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, आसानी से हो जाएगा। आपकी आसानी के लिए आइए जनाब, शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू एंड कॉस्ट। सबसे पहले हमने रेवेन्यू और कॉस्ट की मदद से क्या निकालने हैं? इसके इनफ्लो निकालने हैं। वी हैव 0 ईयर 1 2 3 एंड 5। ठीक है जी, 0 से लेकर 5 तक। 0 के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? 2 लाख। पहले साल का रेवेन्यू कितना था? 1,10,000। और हर साल उसमें क्या हो रहा है? 5% का क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। तो आप 10 लाख का 105% ले लेंगे तो तैयार हो जाएगा 1,15,500। फिर उसका 105% ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1,21,275। फिर इसके बाद ये, और फिर उसके बाद ये। तो टोटल रेवेन्यूज आप जो 5% से ऐड करते हुए आ रहे हैं, आपके पास ये रेवेन्यूज तैयार हो जाएंगे। फिर आते हैं इसकी कॉस्ट की तरफ। कॉस्ट पहले साल की कितनी है जनाब? 40,000। अब उसकी कॉस्ट में 3% का क्या होता चला जा रहा है? इजाफा होता चला जा रहा है। तो 40, 41,200, 42,336, और उसके बाद ये सारी वैल्यूज इसके अंदर आ गई। साथ ही साथ आप एक साल के बाद क्या पे करना शुरू कर देंगे? इंटरेस्ट पे करना शुरू कर देंगे। जिस साल लोन लिया है उस साल तो इंटरेस्ट नहीं पे होगा, लेकिन उसके बाद वाले सालों में फिर डेफिनेटली क्या पे होगा? इंटरेस्ट का आपको बता दिया था रेट कि 10% आपने क्या पे करना है? इंटरेस्ट पे करना है। तो इंटरेस्ट कॉस्ट इज 20,000। तो ये वैल्यू हमारी प्लस में है, और ये दोनों वैल्यूज क्या है हमारी? सो 1,10,000 में से जब आपने माइनस किए 60,000, so your first cash flow is become 50,000, 54,300, 58,839, 63,630, and obviously 68,000
686। क्लियर हो गई कहानी? एनी प्रॉब्लम? चलिए अब तो सब कुछ हो गया क्लियर। जब कैश फ्लो आ गया तो फिर तो अब आगे कोई काम ही नहीं है। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न में हमें जो टोटल कॉस्ट होगी उसमें से डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। फिलहाल कैश फ्लो के अंदर डायरेक्ट ये वैल्यूज हमारे पास आ चुकी है। क्या चीज? क्यों माइनस तो किया हुआ ना इसमें? 40,000 में डेप्रिसिएशन पहले ही क्या है, इंक्लूडेड है। क्या वजह? क्यों? कॉस्ट तो है ना हमारी, डायरेक्ट कॉस्ट चाहिए। ठीक है, तो अब आपने इसको जो है वो नेट कैश फ्लो निकालना है। तो मेरा नेट कैश फ्लो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया, दैट इज 95,455। पहला आंसर यही आ रहा है आपके पास, अगर आप अपने आंसर में चेक करें, ग्रुप पे मैंने डाल दिए आंसर्स। तो 95,455 इज द नेट कैश फ्लो। अब उसके बाद आपने बाकी काम करना है, डिस्काउंट फैक्टर लगाइए, ARR निकालिए। NPV निकालिए इसकी शाबाश। तो लेट्स डिस्काउंट फैक्टर आपने अप्लाई किया जनाब 10% के हिसाब से। एनपीवी आपके पास आ गई, ये सारी की सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आपने एनपीवी कैलकुलेट की। सो द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस इज 20,603। जो आपने इस पर डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो आंसर आया। द नेक्स्ट पार्ट इज टू कैलकुलेट द accounting rate of return. Accounting rate of return is calculated by a very simple formula, average profit divided by average investments into 100. First calculate average profit. Average profit is equals to total revenue minus total cost. Revenues में से आप cost को जो है वो total minus कर देंगे expenses को, divided by total years, और average investment बराबर होती है average investment plus scrap value divided by 2. So let's calculate the average revenue first, average profits. टोटल हमारे पास रेवेन्यूज थे 407,820 माइनस टोटल कॉस्ट जो हमने पीछे निकाली थी दैट इज 312,365। ठीक है जी, ये 312,365 कहां से आ रहा है? ये यहां से आ रहा है द टोटल कॉस्ट। 212 का तो कॉस्ट है और 1 लाख का क्या है? इंटरेस्ट है। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमारी टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी कि हमने टोटल कॉस्ट कितनी अप्लाई की है। तो 212,365 प्लस 1 लाख दैट शुड बी 312,625। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, ये हमारे टोटल रेवेन्यू हो गए 407,820। तो 407,820 में से आपने माइनस किया 312 समथिंग, सो जो आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा दैट शुड बी 19,091। ये आपका जो है वो एवरेज प्रॉफिट है। स्क्रैप वैल्यू गिवन नहीं है तो स्क्रैप वैल्यू इज ऑटोमेटिकली बिकम 0। अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन होगी तो आपने इसको यहां पर क्या करना होगा? प्लस करना होगा।
2 lakh plus 0 divided by 2. Average profit is 1 lakh. Average investment is 1 lakh. Put it into the main formula. 19,091 divided by 1 lakh into 100. So the average rate of return, accounting rate of return is 19%. So question में भी आपके पास जो accounting rate of return given है आंसर में, that is also 19%. अच्छा जी, इस स्टेज के ऊपर आके अगर हमें डिसाइड करना हो कि हमें ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, तो अब हमारे पास दो स्टेप्स तैयार हो गए. एक तो एनपीवी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है. तो एनपीवी पॉजिटिव आ रही है तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप तो वहीं पे क्लियर हो गया. सेकंड स्टेप इस जगह पर आके क्लियर हो जाता है. हमारा जो डिस्काउंट फैक्टर है, डिस्काउंट रेट है, वो है 10%. और जो हम अकाउंटिंग प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं वो कितना जनरेट कर रहे हैं, 19%. सो हमारा अकाउंटिंग प्रॉफिट हमारे डिस्काउंट रेट से क्या है, ज्यादा है. हमारा बेंचमार्क था 10%, हम 10% के नीचे नहीं जा सकते थे. तो 10% तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, और हमने कितना रिटर्न जनरेट कर लिया, 19%. तो डेफिनेटली हमारा जो रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारे डिस्काउंट फैक्टर से ज्यादा है. तो हम इस स्टेज के ऊपर भी इस बात को कमिट कर सकते हैं कि यस, दिस प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल. ठीक है जी. तो अब आप एक लाइन लिखेंगे, बिकॉज, लिखिए जरा शाबाश जल्दी से, बिकॉज अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन द required rate of return, because accounting rate of return 19% is greater than the required rate of return, that is 10%. So the project is also acceptable. So the project is also एक्सेप्टेबल. तो प्रोजेक्ट को हम इस स्टेज के ऊपर भी, हम इस मेथड से भी इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. थर्ड वन इज आईआरआर. निकालने के लिए हमें 10 का स्प्रेड चाहिए होता है. टाइम थोड़ा कम है तो मैंने खुद इसको निकाल के रख लिया आपके लिए. 10 का स्प्रेड हमें चाहिए होता है. 10% से हमने निकाला था तो हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी. अब हमने क्या, किससे निकाल लिया, किस स्प्रेड से निकाल लिया, 20% से निकाल लिया. तो हमारी एनपीवी नेगेटिव में आ गई, दैट इज 4814. ठीक है जी. तो ये बात हमने पहले भी कई दफा डिटेल में डिस्कस की थी कि 10 के स्प्रेड के साथ आपने चलना है लेकर. तो एक, अगर हमारे पास 10% पे पॉजिटिव एनपीवी थी तो हमने 20% पे नेगेटिव एनपीवी क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली. फॉर्मूले में डाला इसको तो आपके पास आईआरआर आ जाएगा. आईआरआर मैंने कैलकुलेट नहीं किया है. अच्छा, यहाँ पे एक बीच में स्लाइड जो है थोड़ी सी मिस हो गई है, और उसमें काका की डिटेल्स गिवन थी. तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा एक प्रोजेक्ट के अंदर ये भी बताया हुआ था कि आपने बाबा की तो सारी चीजें आपने खुद निकाली हैं. इसकी एनपीवी कितनी निकाली आपने, 20,603. एआरआर आपने कितना निकाला था अभी, 19 पॉइंट समथिंग. और आईआरआर जो आप निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 17.29. साथ में उन्होंने एक डिटेल दी हुई थी दूसरे प्रोजेक्ट की भी. इसकी एनपीवी आ रही है 41,000. इसका जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ रहा था वो कितना आ रहा था, 19%. और इसका जो आईआरआर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 18%. नाउ लेट्स कंपेयर कि इन दोनों में से हमारे लिए कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो फिजिबल है. तो एनपीवी का जो रूल है वो क्या है, द हायर द बेटर. तो अल्टीमेटली इसकी एनपीवी 41 है, इसकी एनपीवी 20 है. तो डेफिनेटली हमारे लिए दोनों में से क्या एक्सेप्टेबल होगा, ऑन द बेसिस ऑफ एनपीवी वी हैव टू एक्सेप्ट काका. अगेन द एआरआर, द हायर द बेटर. तो यहाँ पर हर इसका भी शायद 19 पॉइंट समथिंग था और इसका भी कितना आ रहा है, 19 ही आ रहा है. तो तकरीबन दोनों के रेट्स क्या हैं, बराबर ही हैं. तो हमने डेफिनेटली किसको पे चूज कर लिया हमने. इसी तरह से जब आप इसका जो आप आईआरआर का जो आप करेंगे तो इसका 18% है और इसका 17.29. तो आईआरआर का भी रेट जो है वो यही है, द लोअर द बेटर, द हायर द बेटर. सॉरी, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, लिख लीजिए इसको, द हायर द बेटर. जितना ज्यादा होगा उतना हमारे लिए क्या है, ये अच्छा है. इट्स अ टाइपिंग एरर, इसको सही कर लीजिएगा. आईआरआर में भी हमने यही देखना है कि जिसका प्रोजेक्ट का आईआरआर जितना अच्छा होगा, जितना हाई होगा, उतना ही वो क्या है हमारे लिए वो है एक्सेप्टेबल है. तो हायर द बेटर, इट मींस दैट इसका 18% है और इसका 17.29% है. तो वी हैव टू एक्सेप्ट
द सेकंड प्रोजेक्ट। लेकिन देखो अगर इसमें ओवरऑल देखो तो 19 एंड 19 तकरीबन राउंड ऑफ फिगर क्या है, तकरीबन दोनों का सेम ही है। तो जो चीज इन दोनों को अल्टीमेटली अलग कर रही है वो क्या अलग कर रही है, उसकी एनपीवी। तो तकरीबन एआरआर तकरीबन दोनों का अगर कोई बहुत ही बड़ा फर्क होता तो उस वक्त हम ये कह सकते थे, बट 19.4 and 19% they both are nearly about the same ARR. No, it's not linked with each other. It's a two separate projects, but we have to accept any one of them. जी दोनों का 18 आ रहा है, वो तो हमने दिया ही नहीं इसमें से। है तो अगर 18% है तो फिर डेफिनेटली आप इसका मतलब ये दोनों चीजें कांस्टेंट हो गई। तो जो चीज इन दोनों को अलग करेगी वो क्या अलग करेगी, उसकी एनपीवी अलग करेगी। तो डेफिनेटली एनपीवी ऑफ काका इज फार बेटर देन दी एनपीवी ऑफ दूसरे प्रोजेक्ट की। तो हम इसमें जो है वो किसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है जी, ड्रेक प्राइवेट लिमिटेड शुड इन्वेस्ट इन प्रोजेक्ट काका, क्योंकि इसकी जो फैक्ट्स हैं और इसकी जो फिगर्स हैं वो दूसरों के मुकाबले में क्या है, काफी बेहतर हैं। सो दैट विल बी द एंड ऑफ द क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर गिवन है आपके घर के लिए, इसको एक दफा घर आके करिएगा। एंड ऑफ द क्लास है जनाब, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मिड्स। 5 मिनट के लिए बैठ जाए, अटेंडेंस लगा लूं, उसके बाद जाइएगा जिस चीज के लिए आप इतनी देर तक बैठे हुए। स्टॉप रिकॉर्डिंग।